गुल्म संप्राप्ति। मैं जो सेकंड ईयर में था, निदान विषय में पढ़ाई शुरू होती थी, तो जो जो विषय ऑप्शन में रहते थे, ऑप्शन उसमें गुल्म रहते थे, आवरण गुल्म ये सब ऑप्शन में रहता था। और क्योंकि किसी ने पढ़ाया नहीं था, टेक्स्ट बुक में जो कुछ है वो कुछ तो अलग ही है। और गुल्म मतलब पेट में होने वाला वायु का गोला, गैस का गोला मतलब गुल्म। और क्या है, ऐसा कुछ भी होता है आयुर्वेद में, एक अश्रद्धा निर्माण होती है ऐसे किसी वर्णन के बाद। पर जब हम थरोली ग्रंथ देखेंगे या फिर उस दृष्टि से जिस दृष्टि सर ने दी एमडी के, ये सब मैं एमडी में सीखा। एमडी में आने के बाद सर के रोज लेक्चर होते थे हमारे क्लास के ऊपर। हम 9 लोग थे, एमडी की एक बैच हमारी 9 लोग की थी। संविता, सिद्ध, चिकित्सा और रचना, ऐसे 3 लोग थे। तो हम 9 और सीनियर के 9, ऐसे 18 लोग हम रोज बैठते थे। उसमें से आज मैं अकेला यहाँ हूँ, बाकी सब यहाँ वहां चले गए, कोई डटे नहीं उसके ऊपर। पर सबने समझा है, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, किसी ने प्रैक्टिस भी छोड़ दी है। पर जब सर ने सिखाया एक एक करके जब क्लियर होता गया, और गुल्म का जब विषय आया तो बहुत उत्सुकता थी कि क्या होगा, गुल्म क्या होगा। क्योंकि आज तक हमने तो कुछ अलग ही सुना सीखा था, टेक्स्ट बुक में तो कुछ भी लिखा होता है। वैसे आवरण की बात थी, मैडम ने कल पूरा आवरण नहीं हो पाया, उनको वक्त नहीं मिला, तो आवरण का भी यही बात है। पर आवरण ये बहुत अच्छी कल्पना है, और आवरण कोई अलग व्याधि नहीं है, अलग संप्राप्ति नहीं है। आवरण हर जगह होता है। अभी हमने आहार खाया तो हमारा अग्नि अन्नावृत हो गए। आवरण मतलब झांकना नहीं। अभी मेरे पीछे ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड से पीछे का जो पेड़ है वो ढक गया है, ये आवरण की कल्पना नहीं है। आवरण की कल्पना ये है कि एक विकृत हो गया, उसकी विकृति के कारण अन्य घटक विकृत होते हैं, तो इसने इनको अवरुद्ध किया है, ऐसी कल्पना है। यह आवरण की बेसिक कल्पना है। वो शायद कल नहीं हो पाया क्योंकि पूरा नहीं हो पाया। एक नहीं हो पाया ना, एक घटक विकृत हो गया तो उसके विकृति के कारण अन्य घटकों में क्रमशः विकृति आती है, इसको अवरुद्ध हुआ है ऐसा कहते हैं। जैसे आमवात है, हम व्यवहार में आमवात कहते हैं, पर वास्तविकता में क्या है, ये समानावृत व्यान है। कैसे? पहले समान क्षेत्र विकृत हुआ, और समान की क्षेत्रीय अग्न की विकृति से आम की निर्मित हुई, और आम ने व्यान के क्षेत्र में किसी संधि प्रदेश में जाके वहां पे स्थान संश्रय कर लिया, शोध हो गया, शूल उत्पन्न हो गया, संधि विकृति हो गई। तो पहला क्षेत्र कौन सा विकृत हुआ? समान का क्षेत्र। और बाद में कौन सा क्षेत्र विकृत हो गया? व्यान का क्षेत्र। यह समान आवृत व्यान है। यहाँ पे एक वायु समान यहां से उठ के व्यान तक जाता है और उसको गले लगा देता है, ऐसा नहीं है। एक क्षेत्र का वर्णन है। डायबिटीज में रेटिनोपैथी होती है, तो डायबिटीज का बेसिक क्षेत्र विकृति है समान की, उसके कारण अपान की क्षेत्र विकृत होता है, तो समानावृत अपान, और उसके विकृति के कारण उपद्रव स्वरूप रेटिनोपैथी हो रही है, तो अपानावृत प्राण। समझ में आ गया? इस पद्धति से हमें सीखना है। आवरण हर व्याधि में है। उदर की व्याख्या क्या है? रुध्वा स्वेदाम्बु वाहिनी दोषा श्रोतांश संचिता प्राणाग्नि अपानान संदुष्य जनयंती उदरान बहुन। रुध्वा स्वेद अंबु वाहिनी, पहले अवरोध कहां पे? स्वेद और अंबु, मतलब कौन सा क्षेत्र है? स्वेद और अंबु समान का क्षेत्र है। स्वेद और अंबु वह, ऐसा ही होता है, पहले व्यान का ही लगता है, पर स्वेद वह और अंबु वह ये समान का क्षेत्र है। वातव्याधि में संदर्भ है उसका, हर वायु के स्थान दिए है। तो समान ही समान क्षेत्र, तो पहले उदर में समान क्षेत्र विकृत होता है। रुद्वा स्वेदाम्बु वाहिनी दोषा श्रोताओं संचिता, और आगे विकृति का हो रही है? प्राण अग्नि अपान। प्राणव में विकृति हो रही है, अग्नि मतलब समान क्षेत्र में तो है ही विकृति, वो बढ़ जाती है, और अपानान, तो उदर क्या है? समानावृत प्राण समानावृत अपान। पहले एक क्षेत्र विकृत हो गया, उसके क्षेत्र की विकृति के कारण
अन्य क्षेत्र में विकृति आ रही है, उसको इसने इसको आवृत किया, ऐसा कहते हैं। आओ, जब हमने प्रमेय देखा, पहले श्लेष्मा प्रकोपित हो गया और श्लेष्मा के प्रकोप के बाद, विकृति के बाद मेद की विकृति हो गई, तो कफावृत मेद है। ध्यान में? और क्षेत्र की विकृति देखेंगे तो वो अपान की विकृति है, प्रमेय, तो वो कफावृत अपान है। पहले कफ विकृत हुआ, सर्व शरीर में हुआ, उसके विकृति के कारण अपान क्षेत्र विकृत हुआ, ये कफावृत अपान है। मैं क्यों आवरण के बारे में बता रहा हूं, मुझे अभी किसी ने पूछा कि सर आवरण के बारे में थोड़ा सा हमें और बता दीजिए, तो वो कब होगा, आवरण नहीं होगा, आपने शायद पूछा। संक्षेप में बता रहा हूं। तो आवरण की कल्पना हमारी भी भिन्न थी। प्राणावृत अपान मतलब प्राण यहां से उठ के अपान क्षेत्र में जाता है और उसको गले लगा देता है, ढक जाता है, ये कल्पना नहीं है। आवरण नित्य चलता है, यह अलग संपर्क है। आप उधर कहो या अपानावृत प्राण अपानावृत, समानावृत प्राण समानावृत अपान कहो, आमवत कहो या समानावृत व्यान कहो, हेतु वही एक ही। ये बुद्धिवंतों का विचार है आवरण, और इसलिए वो आखिरी में वर्णन किया। मेरा जो निदान रहता है वो आवरण में रहता है, क्योंकि आप विचार आवरण में करते हैं। व्याधि का नाम क्या देना है, डिपेंड ऑन यू। श्लेष्मावृत व्यान कहना है, श्लेष्मावृत अपान कहना है, क्या कहना है, उसके वर्णन किया। अभी 20 आवरणों का वर्णन ग्रंथ में किया है, तो 20 ही नहीं है, असंख्य आवरण है। 20 हमने वर्णन किए, कृमि 20 ही है, 20 ही कृमि नहीं है, 20 का वर्णन इन्होंने किया है, बाकी का हमें करना है। स्रोतस 13 दिए, बिल्कुल नहीं, 13 ही नहीं है, अपरिसंख्य स्रोत, जिनकी मूर्ति है उनके स्रोत। तो आज आधुनिक अध्ययन के बाद हमें कई नई शारीरस्थ भाव पदार्थ प्राप्त हुए हैं, जैसे हॉर्मोन्स है, तो उनके भी स्रोतस है, उनका भी विचार करना चाहिए। मैंने मेरे पीएचडी में किया है विचार, सिद्धांत पूरा प्रस्थापित किया, क्लिनिकल काम इसके ऊपर होना चाहिए। मेरा पीएचडी का विषय था चरक संहिता के विमान स्थान के 4 टीकाकारों का कंपेरेटिव स्टडी, और मुझे चरक विमान के 5वां जो आता है स्रोत विमान, उसको 2.5 साल लगे करने के लिए। तो स्रोतस भी बहुत अच्छी कल्पना है। स्रोतस का वीडियो है, स्रोतस नहीं हुआ 3 दिन में, होना चाहिए था, बाद में कभी। तो हम अभी गुल्म में आएंगे। जैसे आवरण की कल्पना भिन्न है हमारी, व्यवहार में कुछ भी कहते हैं, पर ग्रंथकारों की कल्पना बहुत भिन्न है। उसी प्रकार गुल्म की कल्पना टेक्स्ट बुक में या परंपराओं में कुछ भी है, या पढ़ाया कुछ भी जाता है कि पेट में होने वाला वायु का गोला, ये हो, तो छोड़ दीजिए, आप वो पीछे का सब छोड़ दीजिए और पूरा नया पूरा क्लियर करके फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ रहा है ऐसा समझ के हम इसका पठन करेंगे। संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गुल्म की संप्राप्ति बहुत विस्तृत है। थोड़ा संक्षेप में मैंने फर्स्ट डे बताया, पर वो ऐसे फट से समझ में नहीं आता, तो हम अभी विस्तार से करेंगे। पहले पेज नंबर 107 चरक संहिता। हमारे एक स्टूडेंट है, सुरक्षा शेट्टी नाम है उनका, वो पहले हसन के निरूपण में आई थी और फिर उन्होंने उसके बाद में करीब 7-8 निरूपण अटेंड किए। वो इस बार यहाँ पे आने वाली थी, वो हुबली में एमडी कर रही है, तो वो यहाँ पे आके गुल्म का विचार विस्तार वो करने वाली थी, पर कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पाई यहाँ पे। तो हमारी अपेक्षा, जैसे ऋषिकेश ने विषय रखा, मेघना दीदी ने यहाँ पे विषय रखा आज गृहिणी का, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि दोनों मेरे स्टूडेंट एमडी के। तो ऐसे आप में से भी कई अगले, जैसे अभी ये मेरे सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आए, तो मेरी अपेक्षा है कि एक 3-4 साल के बाद वो एक विषय यहाँ पे रखेंगे, पर वो टिकते नहीं है, लोग डटे नहीं रहते, डटे रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी जब शादी हुई थी तो सर बोले अब कैसा होगा, तो नहीं आ पाएगा। मैंने बोला क्यों, शादी तो हुई है, मैं आऊंगा। नहीं ऐसे 3-3 4-4 7-7 दिन कौन छोड़ेगा तुझे, उसको लेके आऊंगा मैं। वो आती है, उसके भी 12-13 निरूपण हो गए अभी तक। आज मजा का भी हो गया, में जाके तो 4 अभी हो गए, 5 महीने में 4 हो गए।
तो डटे रहना है, मेरा कहने का मतलब है डटे रहो। गिरे हैं पानी में तो फिर से वो बाहर मत निकलो। तो क्या होता है, पिछले बार भी मेरे सप्तशृंगी से बहुत लोग 30 लोग आए थे मेरे साथ, एक भी रिपीट नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। मैं 12 साल से कर रहा हूं, सब छोड़ के फर्स्ट प्रेफरेंस धर्माधिकारी सर को है, तो ये होना चाहिए, नहीं तो नहीं होता कुछ। 107 नंबर का पेज, सूत्र नंबर है 29। यस्य वायुः प्रकुपितः गुल्मस्थाने अवतिष्ठते शोफम सशूलम जनयन गुल्मः तस्य उपजायते। गुल्म की व्याख्या यहां है। तो गुल्म ये पेट में होने वाला वायु को गोला वगैरह सब छोड़ दो, भूल जाओ सब। ये अध्याय है त्रिशोथी अध्याय। इस अध्याय में करीब सूत्र नंबर 19 से सूत्र नंबर 35 तक क्या लिखा है देखिए। पिछले पेज पे टीका का पहला लाइन पढ़िए, क्या कहते हैं वो। संप्रति उत्सेद सामान्यात प्रादेशिकान शोधन आह। प्रादेशिक शोध है, एक देशीय शोध है। संपूर्ण शरीर में शोध का वर्णन हो चुका, पहले किया 18 सूत्रों में। और फिर अब वो कहते हैं कि एक एक देश में, शरीर के एक एक प्रदेश में होने वाले शोधों का वो वर्णन कर रहे हैं। कौन कौन, इसमें हम नाम पढ़ेंगे। पहला है जिह्वा मूल शोध उपजिह्विका 19 में, उपजिह्विका 20 में है गलशुंडिका, 21 में है गलगंड, 22 में है गलग्रह, फिर है विसर्प। देखिए विसर्प ये शोथ है, हर्पिस जोस्टर मतलब विसर्प नहीं, वो उसमें आएगा, बट इट कैनॉट बी कोरिलेटेड एग्जैक्टली टू हर्पिस जोस्टर। विसर्प ये शोथ है। फिर है पीड़का, फिर तिलक, पिप्लून, व्यंग, नीलिका, फिर शंख, फिर कर्णमूल शोथ, फिर प्लीहा, फिर गुल्म, फिर वृषण वृद्धि, फिर उदर, फिर आनाह, और फिर अलग अलग व्याधि दिए हैं। इनके नामकरण नहीं किए पर उन्होंने सामान्य सूत्र लिखे हैं। आनाह ये भी शोध है। हमेशा सवाल मन में था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आटोप, आनाह एंड आदमान। तो आटोप इज गुड़गुड़ायते, शोथ नहीं है। कटु अवस्था पाक विकृत हो गया, वायु की पांचभौतिक वायु अति मात्रा में निर्माण हुआ, उसको संचरण के लिए जगह मिली तो गुड़गुड़ 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 आवाज करेगा और बाहर निकल जाएगा। ये आटोप है। आदमा ने मतलब जो घूम नहीं रहा है, जो अवरुद्ध हो चुका है, पेट फूला है, उसके लिए हमें इनो लेना पड़ता है या फिर सपोजिटरी लेनी पड़ती है या फिर बस्ती लेनी पड़ती है, फिर वो वायु निकल जाता है। वायु निर्माण वही हुआ है, फिर वो घूम नहीं रहा है, घूमने के लिए जगह नहीं मिली उसको, तो वो फूल जाता है, पेट को फुलाता है। देर 5F ना उदर वृद्धि के, फीटस, फ्लैटस, फीकस, फ्लूइड, फैट। उसमें से जो फ्लैटस है वो बड़ा हुआ है, उदर को वृद्धि करता है, वो शोथ नहीं है। हमने निकाल दिया तो निकल जाएगा, वो अनुलोमन कर दिया तो हो जाता है। पर आनाह शोथ है, व्याधि है। दमन का अर्थ धमन करना है, तो जब पेट में फूलता है, पेट ऐसे धमन हो जाता है उसमें, आनाह में शोथ है। तो ऐसे ये सारे एक देशीय प्रादेशिक शोथ है, उसमें गुल्म है। मतलब गुल्म ये बेसिकली क्या है, शोथ है। वो शरीर के किसी एक पार्ट में हो रहा है, एक प्रादेशिक शोथ है। अब सूत्र पढ़िए गुल्म का, यस्य वायु प्रकोपितः। इसमें इस सूत्र में 3 घटक है जो गुल्म के लिए आवश्यक है। पहला है वात प्रकोप होना आवश्यक है, बिना वात प्रकोप के गुल्म नहीं होगा। ये पहली उसके लक्षण, अवश्यम भावी वात प्रकोप, और वो स्वतंत्र वात प्रकोप। फिर वो वात प्रकोप कहां हो रहा है, गुल्म स्थाने। गुल्म स्थाने है। अभी वो कल वो महेंद्र सिंह जी ने पूछा था कि 5 स्थान है गुल्म के, तो ऐसा 5 अगर स्थान होते तो ये बहुवचन यहाँ पे उपयोग में आते। गुल्म स्थाने शु ऐसा कहते हैं। सप्तमी देवे देवयोः देवेशु सप्तमी, वैसे गुल्म स्थाने गुल्मस्थानेषु सप्तमी ऐसे बहुवचन हो जाता, पर नहीं हुआ। गुल्मस्थाने हुआ है, एक वचन है, मतलब एक ही कोई स्थान है जिसमें यह शोथ आता है। ठीक है। दूसरी क्या है, मतलब गुल्मस्थान में वातज शोथ, ये लक्षण। और उससे क्या होगा, सशूलम शोफम जनयन, शूल के साथ शोथ,
ये उसके लक्षण है, तो तब उसको गुल्म ऐसा कहेंगे। अब हम जाएंगे गुल्म निदान अध्याय। इस 3 दिन में 1/4 टॉपिक भी नहीं हुए हैं। 1/4 टॉपिक भी नहीं हुए हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या होता है हमारे दिमाग में, ऐसा है कि एक ही बैच को कंटिन्यू जो अगर पढ़ेगा 3-3, 4-4 महीने के बाद, तभी उसमें से कुछ होगा। ये होता क्या है कि आप अभी आते हैं, नेक्स्ट निरूपण में सब नए रह चाहिए थे, तो हमें फिर से दोष धातु मानों से शुरुआत करनी पड़ती। अगर यही एक बैच 60 लोगों की कंटिन्यू हर 3 महीने के बाद मिलेगी, 2-2 दिन, 3-3 दिन तक, तो हम अगले अगले टॉपिक आपको मतलब शेयर कर पाएंगे। ना तो फिर से वही चलता रहता है। तो इसी को रिपीट करिए फिर 3 मंथ्स के पर बाद। होता क्या है, आज बोलते हैं, जब 3 महीने के बाद होता है तो मेरे भाई की शादी है, मेरे चाचा जी का ध्यान दुआ है, मुझे मेरा ये होने वाला है, मेरे शादी है, ऐसा कुछ ना। हर प्रॉब्लम तो किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता, हाँ ठीक है, देखने के लिए आते हैं क्या हो क्या नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस चल रही है। वैसे उसमें ग्रेडिंग कर सकते हैं ना कि आपको एक क्लास अटेंड करी हो पिछले निरूपण बार प्रयोग किया हमने हाँ नासिक में, तो सफल नहीं हुआ। हमने तत्व प्रवेश और तत्व चिंतन ऐसा किया कि तत्व प्रवेश को सिर्फ नए लोग, हाँ और तत्व चिंतन को जिन्होंने पहले सुना है उनको रिपीट, उनको ही वही आने चाहिए। पर वो हमारा थोड़ा सा टाइमिंग भी गलत हुआ, बारिश के सीजन में हुआ, त्र्यंबकेश्वर में बहुत बारिश थी और एग्जाम उसी वक्त में आ गई, तो संख्या 120 लोग थे, और जितना हमें अभिप्रेत था, हमारी तैयारी 500 लोगों की थी, और वो दूध पापेश्वर ने पूरा लाइव किया था, यस आज भी उसके रिकॉर्डिंग है। तो वो ठीक नहीं हुआ, मतलब वो तैयारी जितनी की हमने उससे 1/4 ही होगा, तो प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। ये तो बहुत छोटा स्वरूप है, वो बहुत बड़े स्वरूप में होता, वो प्रोफेशनल प्रोग्राम था, वो ये प्रोफेशनल नहीं है। तो हम जाएंगे गुल्म निदान। गुल्म निदान में 6 सूत्र, 6 नंबर का, पेज नंबर 209। सूत्र 6 निकाला। यदा पुरुषो वातलो, मतलब वो पहले से वातल पुरुष है, वात प्रकृति का नहीं, प्रकृति टॉपिक हुआ नहीं, देखेंगे कल अगर कहीं वक्त मिला तो देखेंगे, बात करेंगे। वातल पुरुष है मतलब जिसमें वाताधिक्य है, वात प्रकृति का नहीं। प्रकृति मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, ये हटा दो दिमाग से। किसी भी रुग्ण का कॉन्स्टिट्यूशन हम देख नहीं पाते, किसी भी रुग्ण का कॉन्स्टिट्यूशन हम जज नहीं कर पाएंगे, किसी भी का नहीं देख पाते। अब आपके सामने 60 साल का कोई आदमी है या 20 साल का कोई आदमी है, तो 20 साल पहले, उससे पहले 9 महीने शुक्र शून्य की प्रकृति जांचने के लिए दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कभी देख नहीं पाते हम, तो जहां प्रकृति का वर्णन है वो दोषों की प्रकृति का वर्णन, जो हम क्रिया में करते हैं ना वो सब फेक है, जो परीक्षण करते हैं, प्रकृति परीक्षण हम कर ही नहीं पाते, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे वातल का अर्थ है जिसमें वायु दोष के आधिक्य है, इतना ही, जो वाताधिक्य है। अगर वो भी अगर कर्षित, बीच में छोड़ दो, वो क्या है, ऐसे किसी व्याधि से कर्षण न कर्षिता और वातलम आहारम आहरती, मतलब क्या है, वायु पहले वाताधिक्य है और वो वातल आहार कर रहा है या फिर कर्षण कर रहा है। शीतम व विशेषण अति मात्रम, उसमें भी विशेषता शीत गुण का सेवन, शीत स्तंभने शीत गुण का विशेष सेवन कर रहा है। अस्नेह पूर्व वमन विरेचने, मतलब जिनमें अभी ये वातल पुरुष है ना, तो उसको स्नेहपूर्वक वमन विरेचन देना चाहिए, वो नहीं किया। अस्नेहपूर्वक वमन विरेचन, उसकी अवस्था नहीं है अस्नेह की। अनुदीर्णाम व छर्दी मुदी रहती, मतलब जो छर्दी आई नहीं है उसको रोज निकालते। कुछ कई लोग आदत रहते, सुबह उठे दांत घासते समय पूरा यहाँ हूँ वहां सारे कॉलोनी को उठा जगा देते, आवाज कर जोर जोर से गले में उंगली डाल के उल्टियां निकालने की कोशिश करते। कई गृहिणियां ऐसे रहती है माता जी की, जिनको रोज उल्टी करे बगैर उनका पित्त शांत नहीं होता।
मैं बोलता हूँ पित्त बढ़ाती है क्यों निकलने के लिए। और आप ऑब्जर्व करो, ये जो ऐसे जिनको ऐसा होता है ना, झगड़ालू रहती जान, झगड़ालू जो रहती है ना, ऐसे झगड़े करने वाले, उनको ही सुबह सुबह पित्त बहुत होता है। तो वो बार बार वॉमिटिंग करना, बार बार उंगलियां डाल डाल के वॉमिटिंग करना, ये गुल्म का हेतु है, क्योंकि वो उदीरित नहीं है। हाँ आया है, उल्टी आई है तो निकालो, या फिर अगर अटक गई है तो गले में उंगली डाल के निकाल लो। पर कुछ नहीं, आदत रहती है सुबह उठने का, दांत घसे यहाँ यहाँ इतने उंगली डाल के पूरा कफ निकाल देते हैं, ऐसा उनको लगता है कि बस साफ हो गया, अब चलो दोनों शुरू। बड़ी गंदी आदत है ये, जो उदीरित नहीं है ऐसे छर्दी को उदीरित करना, और जो उदीर्ण है ऐसे वात मूत्र पुरुष वेगों को अवरोध करना। ऐसा अगर हो रहा है, अत्य शीतो वा पिबती नवोदकम आते हुए, बहुत खाने के बाद ठंडा पानी पिया, बहुत ठंडा पानी पिया, बहुत खाने के बाद बहुत ठंडा पानी पिया। अति संक्षोभिणा वा याने न याति, जिस गाड़ी के हॉर्न छोड़ के बाकी सब पार्ट बज रहे हैं, हॉर्न नहीं बजता, मतलब वो आए ऐसे कॉर्नर पे आए तो आवाज बताइए आ गए, चलो इन गाड़ी आ गई, सब गाड़ी खड़का 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 खटा करके चल रही है। ऐसे संक्षोभ होने वाले यान पे, या फिर ऊंट पे घूम रहे हैं, गधे पे घूम रहे हैं, भैंस पे घूम रहे हैं, जो संक्षोभ करने वाले यान है, ऐसे यान पे अगर वो हमेशा घूमते हैं। अति व्यवाय व्यायाम मध्य शोक रुचिरवा, अति व्यवाय का हेतु गुल्म में मिलता है। हमारी एक मैडम थी पूजा यादव नाम की, वो गुजर गए, अभी कैंसर से गुजर गए, बहुत यंग एज में गई। उन्होंने पुणे में प्रोस्टिट्यूट्स के लिए काम बहुत किया। पुणे में जो रेड लाइट एरिया है वहां पे वो जा के उन्होंने वहां पे जाके क्लिनिक शुरू किया। बहुत धाड़सी व्यक्ति थी, वो स्त्री थी, उन्होंने उसमें क्लिनिक शुरू किया और सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स को वो चेक करते थे। और उनके हेल्थ के लिए उन्होंने इतनी कोशिश की कि उनके अंत्य यात्रा में पूरे के पूरे मतलब करीब 1001 प्रोस्टिट्यूट्स आए थे, और इतने मतलब वो माँ जैसे थी उनके लिए। तो उन्होंने हमें कहा था कि गुल्म उनको उदर की संप्राप्ति या गुल्म की संप्राप्ति इनमें ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि वात प्रकोप का अति व्यवहार, वात प्रकोप का वो बहुत बड़ा हेतु है। अति व्यायाम, कई लोगों को आदत रहती है, एक सलमान खान का या अजय देवगन का कोई फिल्म आई सिम्बा बिम्बा जैसी कोई, और तो उनको बहुत जोश आता है कि चलो अब भी हम बॉडी बनाएंगे। 8 दिन करते हैं जिम, 9वें दिन फिर से सुबह 9 बजे उठते हैं फिर। और फिर क्या होता है, शरीर के जो दोष है वो विचलित हो जाते हैं, और वो 8 दिन में इतना व्यायाम करते हैं कि मानो आप सब जिम के सारे तोड़ने वाले हैं, वो अभी जोर जोर से उठा के सब तोड़ने वाले हैं। तो अति व्यायाम ये बहुत बड़ा है, तो ये भी बहुत बड़ा है। तो मद्य, इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा मैं। शोक, सिर्फ यही कहूंगा कि आज के यंग एज में मद्य पीना ये एक फैशन हो चुकी है, गलत है। गुल्म के रुग्ण बढ़ते ही है। शोक का अर्थ रोना है ऐसा नहीं, निगेटिव थिंकिंग। कई लोग पूरे उम्र भर निगेटिव में रहते हैं। अगर बच्चा कोई आया बोलने के लिए कि सर हम बोलते अरे वाह पास हो गया, कितने मार्क मिले संस्कृत में? नहीं सर वो 80 में। अरे और कितने चाहिए तुम्हें? हम चाहिए कितने? पर वो रोते ही रहते हैं, इतने दिए उतने दिए। वो बाजू का आदमी देखो पास हो गया, खुश है इसमें, वो 45 मिले बस हो गया, पास हो गया। हमारा भी यही नियम था, PZBZ, पास हो गए बास हो गए, पास झालं बास झालं। तो अति शोक, इसमें रुचि है। अभिघातम मृच्छति, कई लोग बार बार गिरते हैं, बार बार उनको चोट लगती है। विषम आसन शयन स्थान चंक्रमण से विवा भवति, और भी कोई अन्य वा किंचित एवं विधम विषमम अतिमात्रम व्यायाम जातम आरभते तस्य अपचारात वाता प्रकोप अपदते। ये वात प्रकोप के स्वतंत्र हेतु है, मैंने हेतु विस्तार से क्यों दिए, ये सारे स्वतंत्र हेतु है, स्व हेतु, इससे स्वतंत्र वातों का प्रकोप होता है। ये कहाँ होता है अभी तक बताया नहीं। इसका मतलब जो गुल्म की व्याख्या थी, इससे वायु प्रकोपिता, तो स्वतंत्र वात प्रकोप, ये समझने के लिए हेतु विस्तार से लिए। अब आगे कहते हैं सप्रकोपिता वायु
महास्रोतो अनुप्रविश्य। अब हमें एक चार्ट तैयार करना है आपके नोटबुक में। 4 कॉलम और 5 रो, ऐसा करना है। पहले कॉलम में लिखना है नाम, गुल्म के नाम, और एक एक लाइन में लिखिए वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, श्लेष्मज गुल्म, सन्निपातिक गुल्म। लिखो लिखो ये पित्तज गुल्म, कफज गुल्म और सन्निपातिक गुल्म। अब दूसरा कॉलम जो है ऊपर लिखिए वायु, तीसरा कॉलम में लिखिए पित्त, चौथे कॉलम में लिखिए कफ। अब हमने क्या देखा कि वायु स्वतंत्र है, तो वातज गुल्म के सामने लिखिए वायु स्वतंत्र। गुल्म की संपत्ति पढ़ने के बाद ग्रंथकारों ने व्याधियों की नामकरण कैसे किए, ये सिस्टम हमें समझ में आती। इसके लिए ये चार्ट आपको उम्र भर मदद करेगा। ये वातज पित्तज कफ श्लेष्मज, हम क्या करते थे, कोई भी व्याधि हो प्रकार, वातज पित्तज कफज, वात पत्तज, वात कफज, कफ पित्तज, आगंतुज, संधिपति, कोई भी व्याधि है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, अलग अलग रहते हैं। जैसे गुरुद्रसी के प्रकार क्या है, वातज और वात कफज। पर प्राय अभी मैं एक पेपर चेक करता हूं, हम भी ऐसे लिखते थे, हम भी ऐसे ही थे। हाँ, श्वास के प्रकार महा ऊर्ध्व चिन्ह वो नहीं लिखते, वातज पित्तज कफज। तो वायु के सामने लिखिए। तो ये ग्रंथकारों की सिस्टम क्या थी नामकरण की, ये इस संप्रति समझ में आता है। सप्रकुपितः वायु महास्रोतो अनुप्रविश्य, मतलब कि अभी आप बताएं मुझे इस वाक्य का अर्थ आपसे मुझे चाहिए, क्योंकि कल से 2-3 बार हो चुका है। महास्रोत से वायु प्रवेश करता है, मतलब क्या हो रहा है? हाँ, वृक्षादि गुणों की निर्मित होती है, फिर उसमें वाय्यम धातु घटकों का संग होता है, आप्यायन होता है और उदीरण होता है। आखिरी स्टेज में उदीरण होता है। तो महास्रोत क्या है? मुख से लेके गुदा तक पूरा जीआई ट्रैक। तो उसमें से कहीं एक जगह, 2 जगह या पूरे महास्रोत में, डिपेंड ऑन द बल, वहां पे वात प्रकोप होता है। ये स्वतंत्र वात प्रकोप है। और फिर रौक्षात कठिनीभूतम, टीका पढ़िए, रौक्षात कठिनीभूतम इति महास्रोतो विशेषणम। वायु कठिन नहीं होता, स्रोतस कठिन होता है, क्योंकि स्रोतस वृक्ष हो गया है, स्रोतस दारुण हो गया है, स्रोतस खर हो गया है, स्रोतस कठिन हो गया है। स्वतंत्र वात प्रकोप है। रुकने वाले कौन है बाद में देखेंगे, किनके कारण हो गया, क्योंकि मूर्ति तो वायु को नहीं है। जिनको मूर्ति है वो रुकेंगे, वो कौन है बाद में देखेंगे। एक एक करके श्लोक देखते हैं। तो ये स्रोत, ये पेट में होने वाला वायु का गोला, ये खत्म हो गई चीज। गोला कहाँ हो रहा है? स्रोतस का हो रहा है। स्रोतस को काठिन्य आएगा, शोथ स्रोतस में आने वाला है। क्यों? समझो यहां से एक नाली है, पानी जा रहा है, और मैंने बीच में मेरा पैर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? पीछे पूरा पानी हो जाएगा। ये शोथ है। और पानी बाद में मैंने बंद कर दिया, या फिर पानी कम हो गया, तो क्या हो जाएगा? वो पूरा कीचड़ होके घट क्या हो जाएगा, वो उसका ब्लॉक्स हो जाएंगे, सूख जाएगा वो। और जो नॉर्मल था वहां पे शोथ उत्पन्न हो जाएगा। बैक वाटर इज अ शोथ, नथिंग एल्स। डैम के बाद जो बैक वाटर आते हैं, इट्स अ शोथ। तो वही होगा यहाँ पे शरीर में। एक जगह अवरोध हो गया संग से, तो पीछे शोथ हो जाएगा। अंजना में क्या होता है? अंजना या एमआई बैठता है तो क्या होता है? यही होता है। सेरेब्रल हिमरेज में क्या होता है? यही तो होता है। स्थान सिर्फ अलग है। एक वेन है या आर्टरी है, वहां पे कोई तो ब्लॉक आ गया, तो पीछे की आर्टरी या वेन बड़ी हो जाती है, फट से फट जाती है, तब प्रेशर इतना हो जाता है, अगर जाने को जगह नहीं मिले तो। यही तो होता है, और क्या होता है? तो गैंग्रीन में भी यही होता है। कोई ब्लॉक अगर
कैपिलरीज में जाके बैठ गया तो आगे ब्लड नहीं जाएगा, वो खराब हो जाता है, कोथ हो जाता है। यही तो हो रहा है, पीछे शोथ होगा, आगे क्षय होगा। मेरे पास एक पेशेंट है जिसको पोर्टल वेन 90% ब्लॉक है, जिसके 13 साल का लड़का है, और ये कंजेनेटल बोल सकते हैं या फिर आफ्टर बर्थ ये पता चला, आफ्टर बर्थ एट एज ऑफ 5-6 एज में पता चला कि इसकी पोर्टल वेन ब्लॉक है। और करिश्मा देखो निसर्ग का, पोर्टल वेन को लग के एक और छोटी सी था, स्प्लेनिक वेन है, उसका नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्प्लेनिक है, वो एकदम बारीक रहती है, वो बड़ी हो गई इतनी, और उससे ब्लड सप्लाई लीवर को चल रहा है। मतलब वो ही इज नो स्टेबल, इसको कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं है, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन भी नहीं है, पर वो बड़ी हो गई। पर ये प्राकृत तो नहीं है घटना, बाईपास खुद बॉडी ने कर दिया, कोलेटरल आर्टरी हो जाएगी। हाँ, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ये भी ऐसी इसी प्रकार की संप्रप्ति है। तो पिंडितः अवस्थानम करोति, पिंडितः अवस्थानम कौन कर रहा है? पिंडाकार हो गया स्रोतस को, और अवस्थान हो रहा है वायु को। वायु को मतलब किसको? वायु जिसको वहन कर रहा है उसको, वायु जिसको गति दे रहा है, जिसको बह के ले आ रहा है, वो अवस्थान करेंगे। और फिर हृदि वस्तव पार्श्वयोः नाभ्याम वा, बीच का वो कॉलम हटा दो, संस्कृत में कॉमा नहीं रहता, कॉलम नहीं, कॉमा, सूत्र में जो कॉमा है वहां पे वो कैंसिल कर दो। सशूल, वहां सशूलम उपजनयति ग्रंथिश्च अनेक विधान पिंडितः च अवतिष्ठते। पिंडाकार, अभी यहाँ पे पानी बह रहा है ऐसा, मैंने यहाँ पे डैम भर दिया तो पानी कैसे ऐसा घूमेगा ना, ऐसा आएगा अटक जाएगा घूमेगा, या फिर ऐसा आएगा अटक जाएगा ऐसा घूमेगा, और घूमेगा 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 और यहाँ जाएगा वहां जाएगा। इसको पिंडाकार कहते हैं। पिंड हो रहा है उसका, जैसे बवंडर आता है ना वैसे, और वो विमानगमन उसका हो जाएगा। और अभी ये जो 5 स्थान है ये शूल के स्थान है, ये गुल्म के स्थान है। गुल्म कहाँ हो रहा है? महासोतस में हो रहा है। ये शूल के स्थान है। रुग्ण हमारे पास शूल के स्थान लेके आएगा। मुझे यहां गुल्म हो रहा है ऐसा कह के नहीं आएगा, मुझे यहां शूल हो रहा है, मुझे हृदय प्रदेश में कहीं शूल हो रहा है, मुझे यहां शूल हो रहा है। तो ये 5 अवयव नहीं है, ये स्थान है। हृदय मतलब उरव प्रदेश। जैसे बस्ती मतलब देखा हमने कि बस्ती मतलब पूरा मूत्र हुआ स्रोत। एक किताब है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी आप देख लीजिए, पारिषद्यम शारीरम, दामोदर शर्मा गौड़ उसके प्रमुख संपादक हैं, और वैद्यनाथ प्रकाशन ने उसका प्रकाशन किया है, वो आउट ऑफ प्रिंट है। हाँ, नहीं, वहां पे संभाषा हुई थी बनारस में, और वो संभाषा ने सारे भारतवर्ष से उस समय के 150 से ऊपर वैद्य, सारे शास्त्रीय विद्या, ऐसे नाम है सबकी, महामहोपाध्याय, पंडित बिंडित, आज ये पदवी देते भी नहीं किसी को, कविराज, हाँ, ऐसे सब लोग हैं, और ऐसे बड़े बड़े नाम है सब। बहुत अच्छी क्वालिटी की है। हाँ, और उन्होंने बैठ के करीब करीब 90 शारीर भावों का निश्चय करके रखा है विथ रेफरेंस। क्लोम का भी हो चुका है। क्लोम आज हमें असंदिग्ध लग रहा है, पर ग्रंथकारों को असंदिग्ध नहीं है। क्लोम क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि क्लोम इज पैनक्रियास। टीकाकारों ने जो वर्णन करके रखा है या ग्रंथकार में जो है, तो क्लोम इज अ पैनक्रिया। तो बाद में देखेंगे क्लोम के बारे में, अभी वक्त भी नहीं है, पर उसमें पढ़िए आप, उसमें सारे शारीर भावों का विषय आपसे एकदम आराम से छूट जाएगा। मैंने अभी मेरे एक स्टूडेंट को सब्जेक्ट दिया है, एमडी मेरे अंडर कर रही, वो नहीं आई यहाँ पे, दीपिका मीनांस नाम है उसका। उनको मैंने दिया है ज्योतिषचंद्र सरस्वती की टीका, और उसमें से शारीर भावों का विवेचन, क्योंकि उन्होंने बहुत सुंदर दिया सभी शारीर भावों का। अभी काम शुरू हो जाएगा उनका। तो ये शूल के स्थान, तो हृदय मतलब उरव प्रदेश, पार्श्वयोः मतलब तीनों लैटरल प्रदेश, अपर मिडल लोअर लैटरल पार्ट ऑफ एब्डोमेन, बस्ती मतलब लोअर मिडल क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन,
और नाभ्याम मतलब सेंट्रल, जो क्या कहते हैं इसको, अम्बिलिकल रीजन ऑफ एब्डोमेन। तो ये आज भी 9 क्वाड्रेंट है एब्डोमेन, इनको भी पता था। और यहाँ पे शूल लेके आता है पेशेंट। अपेंडिसाइटिस कहा गया पता है, अपेंडिसाइटिस पेशेंट स्पेसिफिक पेन बोलता है, बरोबर है। पैनक्रेटाइटिस का स्पेसिफिक पेन रहता है, बरोबर है। तो अंतर में जहां जहां कहा है वो शूल लेके आता है पेशेंट। अगर इसोफेगस में होगा, क्योंकि ये महासोस है, इसोफेगस में कहीं पे संप्राप्ति शोथ होगा तो शूल यहाँ पे बताएगा। तो ये शूल के स्थान है, ना कि गुल्म के स्थान है। फिर उसके लक्षण दिए आगे, वो आप बाद में पढ़ लीजिए, उसमें मैं अभी समय नहीं गवाऊंगा। लक्षण बहुत आसान है, आप पढ़ लीजिए। ये सारे लक्षण आज हमें अल्सर्स में दिखाई देते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर और क्या इंटेस्टाइनल अल्सर, उसमें दिखाई देते हैं। यही लक्षण है। ऐसे भोजन के बाद शूल, या फिर जीरियन थे, भोजन का पच जाने के पर शूल, या पर भोजन खाने के बाद शूल, या भोजन से पहले शूल, भोजन करने के बाद शूल खत्म हो जाता है। ऐसे जो अलग अलग लक्षण है, ये इसमें भी वर्णन किए, बाद में आप पढ़ लीजिए। अब हम जाएंगे सूत्र नंबर 8। तैहि एव तु कर्षणैहि कर्षितस्य, इसका अर्थ क्या है? तैहि एव कर्षणि कर्षितस्य मतलब जो वात बढ़ने, जो 6 नंबर के सूत्र में हेतु है, उन हेतुओं से वात भी प्रकोप होता है, कर्षितस्य, और उसके साथ अम्ल, लवण, कटुक, क्षार, उष्ण, तीक्ष्ण, शुक्त, व्यापन्न आदि स्वतंत्र हेतु से पित्त भी प्रकोपित होता है। आखिरी लाइन क्या है? अतिसेवमानस्य पित्तम सह मारुतम मारुतेन प्रकोपम आपद्यते। अब कॉलम में लिखिए, पित्तज गुल्म के सामने वायु स्वतंत्र और पित्त स्वतंत्र, पित्तज गुल्म के सामने लिखिए। श्लेष्मा का क्या करना है बाद में देखेंगे, ठीक है। फिर उनके लक्षण दिए हैं। तत्प्रकुपितम मारुतम आमाशय एकदेशे संवर्त्य तान एव वेदना प्रकार उपजनयति, यह उक्ता वातगुल्मे। वातगुल्म की जो वेदना सूत्र नंबर 7 में है वो तो होगी ही, उसके साथ में पित्तम तु एनम विदहति, कुक्षौ, हृदय, उरसी, कंठे च, इन 5 स्थानों में दाह भी होगा शूल के साथ, सदाह शूल, ऐसा होगा। फिर विधयमानम धूम इवोद्गारम उद्गिरेति, गुल्म अवकाशः दह्यते, दूयते, धूप्यते, उष्मयते वगैरह वगैरह लक्षण बाद में आप पढ़ लीजिए। आगे जाएंगे सूत्र नंबर 9-10। तैहि एव तु कर्षणैहि कर्षितस्य मतलब वायु के प्रकोप के हेतु है, उसमें से स्वतंत्र वात प्रकोप है, उसके साथ अत्यशनात, अतिशीता, अतिस्निग्ध, गुरु, मधुर, शीत आदि हेतुओं से श्लेष्मा स्वतंत्र प्रकोपित है। तो श्लेष्मज गुल्म में वायु स्वतंत्र है और श्लेष्मा स्वतंत्र है। पित्त के बाद सामने ब्लैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। फिर लक्षण भी वैसे ही है, जो वात गुल्म के लक्षण है वो भी दिखाएंगे, उसके साथ श्लेष्मा के भी लक्षण वो दिखाएगा। अब सूत्र देखिए 12। त्रिदोष हेतु लिंग सन्निपात हेतु सन्निपातिकम गुल्मम उपदिशन्ति कुशलाः। अब यहाँ पे मुझे एक संकल्पना जो पहले ही लेक्चर में पहले दिन ही लेते हैं वो रह गई है, वो मैं लेना चाहता हूं। वो है संसर्ग और सन्निपात। मैं आपके सामने कुछ सवाल पूछता हूं, एक सवाल ऐसा पूछता हूं, जिनको पता है वो मत बोलिए कि त्रिदोषज और सन्निपातक में क्या फर्क है या एक ही है? संसर्ग और द्विदोषज में कुछ फर्क है या एक ही है? ज्वर में सान्निपातिक ज्वर के प्रकार भी है और त्रिदोषज ज्वर भी है। एक बार क्या हुआ, मैं सर के साथ पोदर में गया था, अरे पोदर सर के कुछ काम थे इसलिए गया था, और सर के वहां पे एक फ्रेंड है, वो आया था हमारे हमको मिलने के लिए। वो थोड़े से मजाक चल रहा था। वो बोले, देखो धर्माधिकारी जी, क्या आपका आयुर्वेद है? सर क्या हो गया? मुझे सिर दर्द हो रहा है, वात प्रकोप है, मुझे बुखार है, पित्त प्रकोप है,
और प्रत्यक्ष आवेश चश्मा प्रकोप है, और संधिपातिक हो गया, मैं मरने वाला हूं। तीनों दोषों का प्रकोप है। क्या संधिपात ऐसा होता है? तो संधिपात क्या है? लिख लीजिए, वाक्य लिख लीजिए। अभी सूत्र संदर्भ देखने में नहीं जाएंगे, संदर्भ में सिर्फ बता के रखता हूं, आप बाद में देख लीजिए। जब तीनों ही दोष अपने स्व स्व हेतु से विकृत होते हैं, तभी उनको संधिपात कहते हैं। मतलब क्या? तीनों दोष स्वतंत्र प्रकोपित है। ये वेरी रेयरली होता है। जब तीनों दोषों के लक्षण है, पर उसमें से कोई एक, दो या तीन परतंत्र है, तो वो संधिपातिक नहीं है, त्रिदोषज है। जैसे हमने परतंत्र दोष के बारे में चर्चा करते हुए देखा कि अतिमात्राशनम सर्वदोष प्रकोपणम इच्छन्ति, अजीर्णाशनम सर्वदोष प्रकोपणम इच्छन्ति, भोजन के बाद द्रवपान करना सर्वदोषों का प्रकोप करता है, प्रज्ञापराधम सर्वदोष प्रकोपणम, ये देखा हमने। भूताविशंग से तीनों दोषों का प्रकोप होता है, ये हमने पहले दिन देखा। ये सारे परतंत्र हेतु है, ये संधिपात नहीं है, ये त्रिदोषज है। त्रिदोषज कष्ट साध्य है, संधिपात असाध्य है। तो अभी तो उसकी चिकित्सा किसकी करोगे आप? तीनों स्वतः स्व हेतु से है। एक को ठीक कर दो तो दूसरा विकृत हो जाएगा, और इतना विकृत होगा कि आप समझ नहीं पाओगे उसको। और इसलिए ज्वर के त्रिदोषज प्रकार भी है और संधिपातिक प्रकार भी। अगर संसर्ग है तो दो दोषों की विकृति दिखाई दे रही है, और दोनों दोष अपने अपने हेतु से स्वतंत्र विकृत है, तो ही उनको संसर्ग कहेंगे। अगर एक या दोनों दोष दूसरे हेतु से प्रकोपित है, परतंत्र है, तो उसे द्विदोषज कहते हैं, संसर्ग नहीं कहते। संदर्भ चरक विमान अध्याय 6 सूत्र 10-11। विमान 6 सूत्र नंबर 10 और 11 बाद में देख लीजिए। वाग्भट का सूत्र क्या? संसर्गः सन्निपातस्य तद्वित्रिक्षय कोपता। उन्होंने अंशांश का भी वर्णन किया। विकृति में क्षय और प्रकोप, वृद्धि दोनों लेनी है, नॉट ओनली वृद्धि। तो ये बाद में कभी देखेंगे। तो गुल्म की संप्राप्ति संसर्ग सन्निपात की है, द्विदोषज और त्रिदोषज की नहीं है। पित्तज गुल्म में वायु स्वतंत्र है, पित्त स्वतंत्र है, ये संसर्ग की संप्राप्ति है। श्लेष्मज गुल्म में वायु स्वतंत्र है, श्लेष्मा स्वतंत्र है, ये संसर्ग है। और सन्निपातिक गुल्म में तीनों दोष स्वतंत्र है, इसलिए इसका नाम सन्निपातिक है। हेलो, हो काय ग? हो हो, झालं, संपत आलं आता। हो हो हो, देतो 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 देतो, सांगतो सांगतो। चालेल। कल के सूचना अभी दे देता हूँ भूल जाने से पहले। हमें कल यहाँ से 7 बजे निकलना है। हाँ, क्योंकि अगर 7 बजे नहीं निकले हम, तो हमारा पूरा प्रोग्राम चौपट हो जाएगा। क्योंकि वहां पे घूमने के लिए बहुत जगह है, बहुत चीजें दिखानी है आपको। तो यहाँ से 7 बजे नाश्ता भी हम वही जाके करेंगे। सिर्फ पानी की बोतल आप आपके यहाँ पे साथ में रखिए, बाकी कुछ सामान मत रखिए, क्योंकि हमें 12 बजे यहाँ वापिस आना है। वो देख के यहाँ आना है, और फिर यहाँ से सोरठी सोमनाथ जाना है, वेरावल जाना है। तो सिर्फ ठंडी के कपड़े, स्वेटर, टोपी, शॉल वगैरह, क्योंकि हमें खुली गाड़ी में जाना है, खड़े रह के जाना पड़ेगा। गाड़ी वैसे बस या ऐसे कुछ मिली नहीं है। यहाँ से 5 ही किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो रास्ता भी सीधा नहीं है, मतलब थोड़ा एक एंजॉयमेंट, वो अलग प्रकार की एंजॉयमेंट है। हर साल हम जाते हैं। तो पानी की बोतल
और खाने की कोई चिंता मत करो, वहां पे जाके हम नाश्ता चाय वहां जाके करने वाले हैं। हमने सब ले लिया है यहाँ अभी। और सुश्रुत के सिर्फ जिनके पास सुश्रुत है वो पहला अध्याय लिख लीजिए। अगर वो कैरी नहीं करना तो फोटो निकाल के रखिए। एक भी सुश्रुत किसी के पास हो पर हमें अध्याय एक तो अध्याय हमें पठन करना है वहां पे, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का। और वहां पे हम कुछ देखेंगे। दूसरी चीजें वहां पे थोड़े से ये जैसे किसी एक ही ट्रस्ट का एरिया है वैसा वहां नहीं है, पूरा गांव का एरिया है वो। और वो लोग बहुत जागरूक हैं उनके उस सब जो उनका जो देवता है वो देवता मानते हैं उनको। तो वहां पे कोई भी किसी भी पेड़ को हाथ नहीं लगाएगा, कहीं पे भी बिना बताए नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे स्नेक्स बहुत है, मगरमच्छ है। और कोई भी मोर बहुत है वहां पे। अगर वहां पे आए तो प्लीज उन्हें डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि वो उनकी जगह है, हम वहां पे आगंतुक है। और वहां पे आप तक्षक गुफा में जाएंगे तो वहां स्नेक्स कभी कभी मिलते हैं। एक बैटरी अगर किसी के पास होगी तो बैटरी साथ में रखिए, मोबाइल में तो रहते ही है पर साथ में रखिए। और अभी वो पहले नेचुरल थी, अभी वो पूरे अंदर से सीमेंट कॉन्क्रीट कर दिया उन्होंने वहां पे उस गुफा को। और वहां पे हम थोड़ा सा कुछ चर्चा करेंगे, धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे। पूजा हर के हाथ से करेंगे, मतलब शुरुआत कर देंगे, फिर धीरे धीरे आप फूल वगैरह एक एक चढ़ा वहां पे धन्वंतरी जी का पूरा इतिहास में बताऊंगा। सर को कुछ बोलना है वो सर कुछ उनका मंतव्य वहां पे रखेंगे। और फिर 12 बजे तक हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे। सिर्फ ये 2-3 चीजें के ध्यान रखो। अगर कोई भी आपको कहेगा कि चलो चलना है तो चलना है, क्योंकि एक भी पीछे रह गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं। फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं। और लाखा भाई नाम के है कि वो वैद्य नहीं है, मतलब डिग्री नहीं है, पर उनको सब आता है। और वो कहते हैं कि वो धने छोड़ के कभी नहीं गए। और अब आज उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। और वो धन्वंतरी को जब तक पूजा नहीं करते, उनको पानी नहीं चढ़ाते, दूध नहीं चढ़ाते, तब तक वो खुद पानी का घूंट भी नहीं पीते। इतनी सेवा है उनकी। तो अभी बहुत थक गए वो। उनके घर में जाएंगे हम। उनका घर मतलब रईस क्या कहते हैं, उनके एरिया की रईस है, मतलब पैसे से रईस है बताऊंगा नहीं, पर जो आप देखोगे ना वहां पे जाके तो पता चलेगा आपको कि वो किस पद्धति से रईस है। धन धान्य समृद्ध होना, वाड़ी है, बड़ी बड़ी वाड़ी है उनकी, बहुत अच्छा है। मतलब वहां पे जाके ऐसा लगता है कि क्या हम जी रहे, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। तो हम जाएंगे वहां पे। सिर्फ थोड़ा सा क्या कहते हैं, ये मेंटेन करो हमारी डिग्निटी, आपकी भी और हमारी भी। डिग्निटी नहीं कहना था मुझे, थोड़ा सा अलग कहना था। पिछले बार 2-3 बार ऐसा थोड़ा हुआ था कि कपल्स थे 2-3 और वो अपने अपने दोनों ही घूमते रहते थे। फिर मैंने डांटा कि आप यहाँ पे हनीमून के लिए नहीं आए हो। हम धन्वंतरी की समाधि के लिए आए हैं, समाधि का दर्शन। और समाधि नहीं, देहोत्सर्ग वहां पे हुआ है, तो समाधि अलग रहती है। तो ये हमें थोड़ी चीज करनी चाहिए। गुलम पूरा कर देंगे तो संधिपात, संसार संधिपात समझ में आएगा। किसी को भी अगर शंका हो, डाउट हो, कोई भी तो पूछ लो, फिर से कहूंगा, समझ में आएगा। तो ये गुलम संसार संधिपात की संप्राप्ति। अब हमारे समय मन में आएगा फिर वातज गुलम में पित्त शेष्मा का क्या, पित्तज गुलम में शेष्मा का क्या, और शेष्मा गुलम पित्त का क्या है। तो निकालिए गुलम चिकित्सा साध्य। सूत्र नंबर 5, 6 और 7, 435 नंबर का पेज, उसकी टीका। विस्तार से मैं नहीं लूंगा अभी, क्योंकि 10 साढ़े 10 बजने को आए।
जल्दी खत्म करेंगे। तत्र कफजे स्वतंत्र वृद्धा कफा। अब आपको सामने चार्ट है, आप देख लीजिए। कफज में देखिए वायु चारों गुल्म में वायु स्वतंत्र है, वह अवश्यम भावी है। तो कफज में क्या है? कफजे स्व स्वतंत्र वृद्धा कफा, कफ स्वतंत्र है। पित्तजे स्व हेतु वृद्धम स्वतंत्रम पित्तम, पित्तज में पित्त भी स्वतंत्र है। उनको ठीक है। सन्निपाते यथोक्त गुण पित्त कफ, सन्निपात में दोनों पित्त कफ स्वतंत्र है। उनको उद्धूय वायु गुल्मम करोति, उनको स्वतंत्र वायु वहां पे लेके लॉजिंग करता है मांस तो उसके वृक्षादि गुणों से युक्त होके, और उन पित्त श्लेष्मा के कारण काठिन्य आता है। स्व हेतु से विकृत हुए पित्त श्लेष्मा के परमाणु से काठिन्य आता है। पर वातगुल्म में क्या होता है? वातगुल्मेतु स्वतंत्र प्रकुपित वायु, स्वतंत्र प्रकुपित हुआ वायु प्रकृतिस्थो पित्त कफो। तो चार्ट में लिख के रखिए, वातजगुल्म में पित्त और कफ प्रकृतिस्थ है। मतलब वातगुल्म ये सन्निपात की अवस्था नहीं है, ये त्रिदोषज है, क्योंकि ये दोनों परतंत्र है और वायु स्वतंत्र है। वातजगुल्म में पित्त और श्लेष्मा प्रकृतिस्थ है। सन्निपातिक में तीनों सन्निपातिक है, तीनों तो स्वतंत्र है। और प्रकृतिस्थ पित्त श्लेष्मा जाके रुकते हैं और काठिन्य आता है स्रोतस को। अब ये गुल्म है। गुल्म का अर्थ क्या है? शोथ। एक प्रदेश में वहां स्रोतस में होने वाला दोषज शोथ, निज शोथ। अब इसके क्या 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 कौन कौन आएगा इसमें? मुखपाक आएगा, अर्श आएगा, ग्रहणी आएगा, अपेंडिसाइटिस आएगा, कोलाइटिस आएगा, इसोफेजाइटिस आएगा, रेक्टाइटिस आएगा, अल्सर्स आएंगे, सीए आएगा, अंत्र का कोई भी सीए आएगा, इसोफेगल सीए, इसोफेगस, सीए माउथ, सीए एनस, सीए रेक्टम, सीए इंटेस्टाइन, सीए लार्ज इंटेस्टाइन, सीए डिओडेनम, सीए स्टमक, सब आएंगे। गैस्ट्राइटिस आएगा, इंटरसोसेशन आएगा, परफोरेशन आएगा। वर्णन है परफोरेशन का, गुल्मों में ही है, सब इसमें आएंगे। शोथ है, एक देशीय शोथ। एक सूत्र देख के हम रुक जाएंगे यहाँ पे। सूत्र मैंने देखा था आपको आखिरी पेज पे गुल्म के। पेज नंबर 444, 169। संचितः क्रमशो गुल्मो महावास्तु परिग्रह कृतमूलः सिरानद्धो यदा कुर्म इवोन्नतः। कुर्म के जैसा उन्नत हो गए, काठिन्य इतना काठिन्य है कि जैसे कोई कच्छप की पीठ है कछुए की, ऐसा ऊपर से लग रहा है। तो ये कैंसर की अवस्था है, बहुत बड़ी। तो अलग अलग अवस्था है गुल्म की, और इसकी चिकित्सा में भी बहुत विशेषता है। इसमें एक ऐसा सूत्र है, 136 नंबर का सूत्र है, वो स्टार करके रखिए गुल्म में। 136 शम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संस्कृतो तस्मात् अग्निम सदा रक्षेत ज्ञानाग्नि च वर्जयेत्। दोषों का शमन और प्रकोप अग्नि के संस्कृत है। अलग संदर्भ है, मतलब पढ़ा है ग्रहणी में, यही बताया आपको। तो ये गुल्मों की कल्पना है, संक्षेप में बताई है, बाकी का विस्तार कल करेंगे। कल या जब मिलेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट मेरे को इसकी चिकित्सा में और विशेषता है। चिकित्सा में हम कहीं भी ज्यादा डेप्थ में नहीं गए क्योंकि उतना वक्त नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ रुक जाते हैं। आपके पेशेंस को और आपके सहयोग को दाद देता हूं मैं, क्योंकि इतनी देर तक कोई बैठता नहीं है पढ़ाई के लिए। तो धन्यवाद, आप आए यहाँ पे, और हमें 2 दिन और